गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी इंटर के लिए जीएसटी का आपको रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी, ऐसे चैप्टर 3। उसमें हम रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे। अब रिवर्स चार्ज आप कल तक समझ चुके थे कि रिवर्स चार्ज उन सिचुएशंस को कहा जाता है जीएसटी में जहाँ पर रिसिपिएंट यानी बायर देता है सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी। उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जिसमें सप्लायर खुद देता है जीएसटी, सेलर खुद देता है जीएसटी गवर्नमेंट को बायर से कलेक्ट करके। उन केसेस को आप फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। और रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपिएंट देगा सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी गवर्नमेंट को। उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैरा है तो गुड्स से रिलेटेड है। तो गुड्स पे कब लगता है रिवर्स चार्ज? अगर आप कोई गुड्स बेच रहा है सप्लायर तो बायर को कब देना है उसके बिहाफ पर। तो ये चीज़ें फाइनल में डिस्कस होंगी, यहाँ नॉलेज के लिए रखी है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। फाइनल में जब आप आएंगे तब ये रेलेवेंट होगा। अभी हम इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटर में केवल ये चीज़ रिलेवेंट है कि सर्विस पे कब लगता है रिवर्स चार्ज। तो बी पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट, दैट इज द सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेबल। उन सर्विसेज की बात की जा रही है जहाँ पे टैक्स पे किया जाएगा बाय द रिसिपिएंट यानी बायर के द्वारा। The following category of supply of services wherein whole of the tax shall be paid on reverse charge basis। जितना भी टैक्स बनता है चाहे वो CGST SGST हो चाहे वो IGST हो, बायर पे करेगा बाय द रेसिपिएंट यानी बायर ऑफ द सर्विसेज। पहली कैटेगरी है सर्विसेज का नाम, दूसरी कैटेगरी है सप्लायर कौन है और तीसरी कैटेगरी बायर कौन है। और बायर ही देगा जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर, यानी जीएसटी नंबर बायर को ही लेना होगा। चाहे सेलर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं है। अगर रेसिपिएंट लायबल है, बायर लायबल है जीएसटी देने के लिए तो उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पहला, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी समझते ही आप, जिसका काम होता है इसके ट्रक चलते हैं, टेम्पो चलते हैं, जो लोगों का सामान इधर से उधर ले जाती है। तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और वो इन लोगों को सर्विसेज दे रही है जिनके नाम आप पढ़ने चाह रहे हैं तो ये लोग खुद ही देंगे जीएसटी, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं देगी। पर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद देना चाह रही है जीएसटी तो 12% से देना होगा, फिर रेसिपिएंट नहीं देगा। ऑप्शन चूज करना होगा। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद दे रही है जीएसटी तब तो 12% से जीएसटी चार्ज होगा, बायर नहीं देगा। और अगर बायर देना चाह रहा है जीएसटी, वैसे तो बायर को ही देना चाहिए क्योंकि रिवर्स चार्ज में मेंशन है, पर अगर जीटीए खुद दे रहा है तब तो 12% से जीएसटी लगेगा। पर अगर रेसिपिएंट दे रहा है, बायर दे रहा है तो 5% से जीएसटी देना होगा। किसको दे रहा है जीटीए सर्विस? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है। देखिए पैसेंजर को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, गुड्स की बात हो रही है। अगर आपके ट्रक चलते हैं, टेम्पो चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं जो लोगों का सामान इधर से उधर ले जाते हैं और आप इन लोगों को सर्विस दे रहे हैं तो रेसिपिएंट को देना होगा जीएसटी। बाय रोड की बात हो रही है, ये ट्रेन की बात नहीं हो रही है, बाय फ्लाइट की बात नहीं हो रही है, बाय वाटर की बात नहीं हो रही है, कि रोड के रास्ते से ले जा रहे हैं तो बात की जा रही है। किसे दे रहे हैं? एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, यानी कोई भी फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है आप उसे दे रहे हैं। तो जो रिसिपिएंट यानी फैक्ट्री, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी की है, यानी बायर कौन है? फैक्ट्री वाला, तो फैक्ट्री वाला ही देगा जीएसटी गवर्नमेंट को। सप्लायर का नाम तो पढ़ ही लिया आपने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। एनी सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी को दे रहे हैं सर्विस जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जो कोई भी सोसाइटी जो किसी भी कानून के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है इंडिया में, आप उसे दे रहे हैं सर्विस तो वो सोसाइटी खुद देगी जीएसटी, जीटीए को नहीं देना पड़ेगा। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो कि इंडिया में चल रहा है उस लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। तो सी पॉइंट है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हैं, जैसे अमूल हो गया, ठीक है। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ, किसी कानून के अकॉर्डिंग कोई सोसाइटी आप उसे दे रहे हैं सर्विसेज तो वो सोसाइटी खुद देगी जीएसटी। इसी तरह डी पॉइंट, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, यानी कोई भी पर्सन जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है, सिंपल वे में बोले जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर है तो वो खुद देगा जीएसटी गवर्नमेंट को। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे आईसीआई आपका सी इंस्टीट्यूट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश बाय अंडर एनी लॉ, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी कानून के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ है तो वो खुद देगा जीएसटी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश बाय अंडर एनी लॉ। एफ पॉइंट, एनी पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता, आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड से, वेदर रजिस्टर्ड है और नॉट
अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन पर्सन, कोई एओपी भी हो सकता है एसोसिएशन पर्सन। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी नहीं होता है, पर पार्टनरशिप डीड को तो रजिस्टर कराना होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई जीटी इन लोग फर्म को दे रहा है सर्विस या किसी एओपी को दे रहा है तो वो खुद देंगे जीएसटी। एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अभी आप आगे पढ़ेंगे। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, आप समझते हैं। अगर आप राजस्थान में बिजनेस करते हैं तो और आप यूपी में करना चाहते हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट से भी जीएसटी नंबर लेना होगा। पर मान लीजिए आप यूपी में कुछ दिन के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, 10 दिन 20 दिन, मैक्सिमम 90 डेज होता है और 90 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं जीएसटी वाले। तो अगर आप कुछ दिन के लिए किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। कैजुअल तो अच्छा कभी कभी, हमेशा नहीं। तो फिर आपको एक नॉर्मल टेम्प्रेरी जीएसटी नंबर लेना होता है। तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है जीटी सर्विस तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन खुद देगा जीएसटी। लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी, अगर ये सब टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया जहाँ पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं उसे टैक्सेबल टेरिटरी बोला जाता है जीएसटी में। और इंडिया की बात कर रहे हैं आप, इंडिया में ही अप्लाई हो रहा है जीएसटी जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी है इंडिया। However, reverse charge mechanism shall not apply to services provided by GTA। इन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यानी GTA को खुद देना होगा फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ गुड्स कैरेज बाय रोड टू, अगर वो इन लोगों को सर्विस दे रहा है। अभी आप पढ़ेंगे टीडीएस का चैप्टर की, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसे आप कोई सर्विसेज सप्लाई करते हैं, गुड्स देते हैं और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको 2.5 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है तो वो टीडीएस काटता है। और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने केवल जीएसटी का नंबर इसलिए लिया है कि वो टीडीएस काटेगा सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, केवल टीडीएस काटने के लिए जीएसटी का नंबर लिया है उसने। तो अगर जीटी इन लोगों को सर्विसेज दे रहा है जो केवल टीडीएस काटने के लिए जीएसटी का नंबर ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यानी जीटी को खुद देना होगा। किन लोगों को सर्विस दे रहा है? अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अगर गुड्स ट्रांसफर एजेंसी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दे रही है सर्विसेज तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, यानी जीटी खुद देगा जीएसटी। लोकल अथॉरिटी को दे रही है, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपका निगम होता है उसको दे रही है। गवर्नमेंटल एजेंसी किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी को दे रही है। विच हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है अंडर द सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स, क्योंकि वो टीडीएस काटेंगे अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना कि वो कोई गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं। यानी इन गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप दे रहे हैं, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंटल एजेंसी को दे रहे हैं जिसने जीएसटी का नंबर केवल इसलिए लिया है क्योंकि उसे टीडीएस काटना है, तो फिर वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। जीटीए को खुद देना होगा जीएसटी। फर्दर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई विल, मतलब यहाँ पर भी ये नथिंग कंटेन लिखा है इन दिस एंट्री। कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं? आपने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीरीज में। तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी कब? अब बता दिए, अगर सब जीटी खुद देना चाह रहा है 12% से जीएसटी तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। द सप्लायर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। सप्लायर कौन है? यहाँ पर जीटी गुड्स ट्रांसफर एजेंसी की बात हो रही है जो आपको सर्विस दे रहा है, गुड्स को इधर से उधर ले जा रहा है। एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स on the services of GT in relation to transport of goods supplied by him under forward charge। अगर GT खुद ये ऑप्शन के चुनता है कि नहीं मैं ही दूंगा जीएसटी, बायर नहीं देगा हमेशा, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और 12% से GT को ही देना होगा। फिर आपने जो पढ़ा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। द सप्लायर हैज़ इशूड अ टैक्स इनवॉइस, आप बिल बना के देंगे टू द रिसिपिएंट चार्जिंग सीजीएसटी लगाएंगे एट द एप्लीकेबल रेट, यानी 6% से सीजीएसटी और 6% से एचजीएसटी। हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन करेंगे बिल में कि मैं दे रहा हूँ फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी। तो यानी अगर जीटीए खुद देना चाहता है जीएसटी तो फिर वो बिल में प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन करेगा कि मैं दूंगा फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी और 12% से जीटीए को देना होगा। अदरवाइज जीटीए किसी फैक्ट्री को दे रहा है, जो आपने पढ़ा, अगर जीटीए वाला ऑप्शन नहीं चूज करता है और वो किसी फैक्ट्री को दे रहा है सर्विस, किसी सोसाइटी को दे रहा है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है, किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जिसके पास जीएसटी नंबर है, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, या किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है इंक्लूडिंग एओपी, या किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दे रहा है, तो फिर वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सेकंड पॉइंट, ये एडवोकेट्स की बात हो रही है। एडवोकेट्स तो आप समझते हैं जो आपको सर्विस देते हैं, वो आपका केस लड़ते हैं कोर्ट में, मैटर को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, तो वो फीस चार्ज करता है एडवोकेट आपसे, पर एडवोकेट को जीएसटी नहीं देगा, आपको ही देना होगा अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो कोई नहीं देगा जीएसटी, ना एडवोकेट देगा ना आप देंगे। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का केस लड़ रहा है कोई एडवोकेट, तो ऑब्वियसली रिलायंस के पास तो जीएसटी नंबर होगा, तो रिलायंस कंपनी खुद देगी जीएसटी एडवोकेट के बिहाफ पर, यानी रिसिपिएंट को देना होगा। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि एडवोकेट तो लेंगे ही नहीं जीएसटी नंबर, और मान लीजिए कोई आम आदमी ले रहा है सर्विस एडवोकेट से कि अपना केस लड़ने के लिए, तो कोई जीएसटी देगा, फिर वहाँ जीएसटी लगेगा ही नहीं। पढ़ लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट, या तो कोई इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होता है, ये वैसे आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया चला है, यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है, सीनियर एडवोकेट डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस देख के कोर्ट आपकी नॉलेज देख के आपको प्रमोट करता है एज ए सीनियर एडवोकेट। और कोई फर्म है एडवोकेट की, फर्म तो समझते हैं जब बहुत सारे एडवोकेट मिलकर काम कर रहे हैं। बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, आपको लीगल सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज का मतलब होगा, लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइडेड दी गई है इन रिलेशन टू एडवाइस दे रहे हैं, वो आपको सलाह कंसल्टेंसी दे रहे हैं, असिस्टेंट मदद कर रहे हैं, इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, ब्रांच कोई भी हो सकती है लॉ की, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो या आर्बिट्रेशन हो, इन एनी मैनर एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में और अथॉरिटी में। तो यहाँ सर्विस कौन दे रहा है, सप्लायर कौन है, एडवोकेट है। एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, पर जीएसटी कौन देगा, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी। वो किसी बिजनेसमैन को दे रहा है सर्विस, तो बिजनेसमैन ही देगा जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर, यानी एडवोकेट्स नहीं देंगे, बायर को ही देना होगा अगर वो कोई बिजनेस एंटिटी है तो। अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है, कोई आम आदमी है जो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, सर्विसेज सप्लाई बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है, जो दो पार्टियों के बीच में किसी मैटर को सॉल्व करती है, एक तरह से कोर्ट का ही काम करती है। जैसे पंच होते हैं, पंच का काम क्या होता है, आप जैसे आप एक दो कंपनियां हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दो कंपनी है, ठीक है। तो इन दोनों कंपनियों ने कोई गुड डील की है, कोई गुड से रिलेटेड हो सकती, किसी भी चीज़ की डील है, इन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम मिस्टर सी के पास जाएंगे। नॉलेजेबल बंदा है मिस्टर सी, कोई एडवोकेट है, कोई नॉलेजेबल स्कॉलर है, बंदा है, और मिस्टर सी जो डिसीजन देगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा। तो ये मिस्टर सी क्या है, आर्बिट्रेटर का काम कर रहा है, ठीक है। ये तो आर्बिट्रेटर की बात हो गई, एक पंच हो गया। अब यहाँ बात हो रही है आर्बिटर ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल तो समझते ही हैं, जिसे सेशन कोर्ट के इक्वल माना जाता है ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल दो पक्षकारों के बीच में मैटर को सॉल्व करती है। तो ट्रिब्यूनल आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज करती है, पर ट्रिब्यूनल नहीं देगी यहाँ पर जीएसटी, किसको देना होगा, बिजनेस एंटिटी को ही देना होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिटर ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो सर्विस कौन दे रही है, आर्बिटर ट्रिब्यूनल, जो दो पक्षकारों के बीच में, दो एंटिटी के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व कर रही है, पर जीएसटी कौन देगा, बिजनेस एंटिटी को ही देना होगा। फोर्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप तो समझते हैं, सारे मैच स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि आज जैसे टाटा कंपनी कोई मैच स्पॉन्सर कर रही है बीसीसीआई को, तो टाटा कंपनी पैसा देगी बीसीसीआई को, और बीसीसीआई उस पैसे से अपनी जो प्राइज मनी है और अपना जो खर्चा है वो निकालेगा। तो जो मैचेस होते हैं वहाँ आप देखते हैं टाटा के होर्डिंग लगे होते हैं स्टेडियम में, तो ये होती है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कि लोग आदमी स्पॉन्सर्स नहीं करता है ताकि उसको एडवर्टीजमेंट हो सके, उसका प्रमोशन हो सके उस इवेंट में। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दे रही है, कोई भी बंदा किसको दे रहा है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है या किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। कौन दे रहा है, एनी पर्सन। स्पॉन्सरशिप कोई भी दे सकता है, एनी, पर जीएसटी कौन देगी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी। जिससे फायदा हो रहा है यानी कोई पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को ही देना होगा जीएसटी एंड यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कोई सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यूनियन टेरिटरी दे रही है, या लोकल अथॉरिटी दे रही है। किसे दे रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को, यानी कोई बिजनेस एंटिटी है जो बिजनेस कर रहा है इंडिया में। बिजनेस एंटिटी में कोई भी आ सकता है, फर्म, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटर कंपनी, सोसाइटी एक्सेट्रा। किसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है गवर्नमेंट सर्विसेज, तो भले सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट है, पर जीएसटी कौन देगी, बिजनेस एंटिटी देगी गवर्नमेंट के बिहाफ पर। बट एक्सक्लूडिंग लिखा, देखिए ये सर्विसेज अगर दे रही है गवर्नमेंट तो यहाँ गवर्नमेंट खुद देगी जीएसटी, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा।
पहला पॉइंट, रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप समझते हैं लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर देती है, तो जो किराया मिलता है उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को खुद देना होगा, सामने वाला बंदा नहीं देगा। ऑल्दो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी किसी बिजनेस एंटिटी को देती है बिजनेस करने के लिए, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता हूँ और गवर्नमेंट को किराया देता हूँ, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट खुद देगी जीएसटी। मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जीएसटी मैं नहीं दूंगा। पर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को दे रही है गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे, कि अब आप यहीं पढ़ने वाले हैं, चलो पढ़ाई देते हैं, कोई लिंक हो रहे हैं पॉइंट, तो फिर गवर्नमेंट खुद देगी जीएसटी, वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन देगा अगर वो बिजनेस कर रहा है। देखें, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑन प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे आदमी को दे रही है अपनी लैंड और बिल्डिंग किराए पर जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं देगी जीएसटी, वहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास जीएसटी नंबर है वही देगा, जीएसटी बायर देगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। पर मान लीजिए किसी ऐसे बंदे को दे रही गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद देगी। इन सर्विसेज पे भी गवर्नमेंट खुद देगी। सर्विसेज सप्लाइड टू स्पेसिफाइड बिलो सर्विस बाय द डिपार्टमेंट पोस्ट, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज देता है उस पर जीएसटी लगेगा। अभी आप पढ़ेंगे कुछ सर्विसेज पे एग्जेम्प्ट होता है, कुछ सर्विसेज पे देना होता है, जैसे स्पीड पोस्ट कराएंगे तो जीएसटी लगेगा। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट समझते हैं हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की बात हो रही है, किसी वैसल यानी जो पानी में चलते हैं शिप उनकी बात हो रही है, वैसल की इनसाइड और आउटसाइड द प्लेसमेंट, चाहे एयरपोर्ट के अंदर या पोर्ट के अंदर कोई सर्विस दे रही हो या बाहर कोई सर्विस दे रही हो उससे रिलेटेड, और इन एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, चाहे गुड्स और पैसेंजर की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट खुद देगी जीएसटी, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यानी इनसे वैसे आपने क्या पढ़ा इस पॉइंट में रिवाइज कर लें कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कोई यूनियन टेरिटरी है या कोई लोकल अथॉरिटी है, वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं सर्विस, किसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं, तो बिजनेसमैन खुद देगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जीएसटी गवर्नमेंट नहीं देगी। पर अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद देगी, जीएसटी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। या तो रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है किसी ऐसे बंदे को जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद देगी किराए पर जीएसटी। अगर गवर्नमेंट का कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, कोई एयरक्राफ्ट वैसल से रिलेटेड कोई सर्विस दे रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, रेलवे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो पैसेंजर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ खुद देता है रेलवे, रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। फिफ्थ पॉइंट, 5 एंट्री पढ़ी ली आपने कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी रेंट पे देती है मूल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग किराए पे देती है, तो फिर और किसी बिजनेसमैन को दे रही है जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो बिजनेसमैन खुद देगा जीएसटी, ना कि गवर्नमेंट देगी, वहाँ रिवर्स चार्ज लग जाएगा। वैसे अभी आप पढ़ेंगे कि अगर रहने के लिए मकान देते हैं आप किराए पे किसी को, तो वहाँ पे नहीं लगता है जीएसटी। पर अगर आप किसी बंदे को अपना मकान बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो रजिस्टर्ड बंदा है तो बिजनेस करेगा उस मकान में, अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं तो जीएसटी चार्ज होता है। अगर आप रहने के लिए दे रहे हैं किसी को मकान, तो ऑब्वियसली वो जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। 5 डबल एंट्री, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं आप मकान, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल रहने के लिए दे रहे हैं। अब रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर रहने के लिए लेगा, ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे तब तो माफ़ हो जाएगा। पर कोई रजिस्टर्ड बंदा है, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में जो आपसे ले रहा है मकान किराए पर, और वो उसमें कोई बिजनेस करेगा, तो आप नहीं देंगे जीएसटी, उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही देना होगा। जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, क्वार्टर तो है नहीं उसके पास में, तो आपका मकान है, उसने आपका मकान किराए पे लिया और आपको हर साल 15 लाख रुपए किराया देती है एक्स लिमिटेड। तो उसने जो मकान किराए पे लिया है, कौन, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, तो कंपनी तो नहीं रह सकती ना किसी मकान में, राइट, कंपनी ने लिया है मकान, भले एम्प्लॉय रह रहे हैं पर मकान तो कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, तो ये बिजनेस पर्पज़ माना जाएगा, यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा और एक्स लिमिटेड को खुद देना होगा जीएसटी। 6 सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर, सर्विस डायरेक्टर आप पढ़ चुके हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय हो भी सकता है और एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता। जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं वो तो एम्प्लॉय होते हैं, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का अगर रिलेशन हो जाता है तो जो भी बोनस कमीशन सैलरी मिलती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। पर जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो प्रोफेशनल बेसिस पे कोई सर्विस देने आते हैं कंपनी को, तो कंपनी देगी जीएसटी, डायरेक्टर नहीं देगा। क्योंकि डायरेक्टर प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा आपसे, पर डायरेक्टर नहीं देगा, कंपनी को ही देना होगा जीएसटी डायरेक्टर के बिहाफ पे। सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर, कोई सर्विस दे रहा ऑफ अ कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस तो वो दे रही है डायरेक्टर, पर कंपनी देगी या बॉडी कॉर्पोरेट देगी जीएसटी डायरेक्टर के बिहाफ पर।
नेक्स्ट, सर्विस सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट तो समझते हैं, एजेंट का काम क्या होता है, पॉलिसियाँ बेचना। तो वो घर पे आ जाते हैं आजकल तो, और आपसे फॉर्म भरवा के आपसे प्रीमियम कलेक्ट करके कंपनी को देते हैं। तो सर्विस सारी कौन दे रहा है, इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है। पर फ़ायदा किसको हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को ही हो रहा है, उनकी पॉलिसी बिक रही है। तो एजेंट नहीं देगा कोई जीएसटी, जिस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसियाँ वो बेच रहा है उसी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा जीएसटी प्रीमियम पे। सर्विसेज सप्लाई बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो काम कर रहा है, तो इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी को ही देना होगा जीएसटी। इंश्योरेंस एजेंट नहीं देगा, एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उसी को देना होगा जीएसटी। 8 पॉइंट, सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट। वसूली भाई की बात करें, रिकवरी एजेंट समझते हैं जब कई लोग बार का सामान किस्तों पे लेता है आदमी बैंक से लोन लेके, और वो किस्त नहीं चुका पाता तो बैंक उसका सामान जब्त कर लेता है, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, एक्सेट्रा। तो रिकवरी एजेंट हायर करते हैं बैंक, ये एजेंट घर पे जाके वो सामान जब्त करते हैं। तो सर्विस कौन दे रहे हैं यहाँ पे, रिकवरी एजेंट दे रहे हैं, काम रिकवरी एजेंट कर रहे हैं। पर फायदा तो बैंकिंग कंपनी को ही हो रहा है ना, बैंक को हो रहा है। तो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही देगा जीएसटी, रिकवरी एजेंट नहीं देंगे। सर्विसेज सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी को दे रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दे रहे हैं। कोई रिकवरी एजेंट दे रहा है सर्विस, पर फायदा किन हो रहा है, इनको ही हो रहा है, तो यही देंगे। अब बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ये बात हो रही है म्यूज़िक कंपोज़र, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं म्यूज़िक कंपोज करते हैं, राइट, और फिल्म कंपनी या म्यूज़िक कंपनी को भेजते हैं। तो काम सारा कौन कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए आर रहमान है, कोई म्यूज़िक बना रहे हैं, ठीक है, या प्रीतम जी कोई म्यूज़िक बना रहे हैं, कोई ट्यून बना रहे हैं, तो वो किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को म्यूज़िक कंपनी को बेचेंगे, राइट। तो वो म्यूज़िक कंपनी ही देगी जीएसटी, प्रीतम जी और जो ए आर रहमान जी वो नहीं देंगे किसी तरह का जीएसटी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आप सर्विस दे रहे हैं बाय अ म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे दे रहे हैं, या आप कोई फोटोग्राफर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं, और द लाइक द सेम वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड सेक्शन 13 सबसेक्शन क्लॉज। कॉपीराइट तो समझते हैं, जो म्यूज़िक बनाया है ए आर रहमान जी ने या प्रीतम जी ने, आप उसे कॉपी नहीं कर सकते वरना वो कॉपीराइट का वायलेशन होगा। टू रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक, वो जो काम किया उन्होंने वो ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट धुन नहीं बनाई है, ओरिजिनल वर्क है, ड्रामा म्यूजिक है, आर्टिस्टिक वर्क टू अ म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं या प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, लाइक। तो सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे, म्यूजिक कंपोजर दे रहा है, वो फोटोग्राफर दे रहा है या आर्टिस्ट दे रहा है, पर वो नहीं देगा जीएसटी। म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को खुद ही देना होगा जीएसटी यहाँ पर। 9 ही ऑथर की बात हो रही है, बुक लिखते हैं ऑथर, बुक लिखते हैं, बुक पब्लिश करती है पब्लिशिंग कंपनी, राइट, और ऑथर को रॉयल्टी मिलती है। तो सर्विस कौन दे रहा है, ऑथर, बुक तो ऑथर ने लिखी है, ठीक है, पर जीएसटी किसको देना होगा, पब्लिशिंग कंपनी को देना होगा, ऑथर नहीं देगा जीएसटी। पर अगर ऑथर लिख के दे दे कि नहीं मैं ही दूंगा जीएसटी, वो नहीं देगा, मैं देने को तैयार हूँ फॉरवर्ड चार्ज पे, तो ठीक है, फिर ऑथर देगा, फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस दे रहा है बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर, वो आपको ट्रांसफर कर रहा है या अलाउ कर रहा है टू यूज़ और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, उसकी ओरिजिनल जो बुक उसने लिखी है, किताब लिखी है, वो आपको अलाउ कर रहा है यूज़ करने के लिए, कॉपीराइट आपको दे रहा है, कवर्ड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, उसका ओरिजिनल काम में किसी पब्लिशर को दे रहा है, तो ऑथर नहीं देगा जीएसटी, पब्लिशर कंपनी को ही देना होगा, पब्लिशर को ही देना होगा जीएसटी। वो कंपनी भी हो सकती है, पब्लिशर को देना होगा, मतलब कहना होता है ये है, चाहे वो कंपनी है चाहे कोई फर्म है। However, an author can choose to pay tax under forward charge, अगर ऑथर चाहे तो वो खुद देगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे, फिर पब्लिशर कंपनी को नहीं देना होगा। कब, ही हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट, उसने खुद ले लिया है जीएसटी का नंबर, एंड फाइल अ डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन दे रहा है डिपार्टमेंट को इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे CGST, कि मैं खुद दूंगा जीएसटी ऑन द सेट सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज के तौर पे, इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एंड टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन, फिर सारे प्रोविजन ऑथर को कंप्लाई करने होंगे, एज दे अप्लाई टू अ पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स, ये मानते हो कि ऑथर ही था जिसे टैक्स पे करना था, in relation to supply of any goods or services, and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option, और 1 साल तक आप अपना ऑप्शन विड्रॉ नहीं करेंगे, यानी अप्रैल में अगर आपने डिक्लेरेशन दी है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही डिक्लेरेशन देनी होगी, 1 अप्रैल से पहले बताना होगा डिपार्टमेंट को कि आप देंगे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे या रिवर्स चार्ज लगवाना चाहते हैं। अगर आप ये चूज़ करते हैं कि मैं ही दूंगा फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे जीएसटी ऑथर, तो 1 साल तक आप ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर 1 साल तक आपको ही देना होगा जीएसटी।
ही मेक अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस, और जो बिल बना के आप देंगे पब्लिशर कंपनी को, जो रॉयल्टी मिलेगी उसका बिल बनाएंगे आप, रॉयल्टी लेते हैं आपको पब्लिशिंग कंपनी से, तो जब बिल बनाएंगे उस इनवॉइस पे प्रिस्क्राइब फॉर्म में पब्लिशर को डिक्लेरेशन देंगे कि फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे जीएसटी लग रहा है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट 10 पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक ओवरसीज कमिटी होती है जो आरबीआई को सर्विस देती है, ठीक है। तो जो सर्विस दे रही है वो ओवरसीइंग कमिटी दे रही है, पर जीएसटी कौन देगा? आरबीआई देगा, ओवरसीइंग कमिटी नहीं देगी। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाई बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए होते हैं। डीएसए होता है जो लोन मीडिएटर होते हैं बैंक और कस्टमर के बीच में। ये लोग लोन प्रोडक्ट बेचते हैं और बैंक से और आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, यानी ये लोग आपकी हेल्प करते हैं लोन दिलवाने में बैंक से। ये इंटरमीडिएटरी होते हैं जिन्हें डीएसए बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो ये मदद करते हैं आपकी बैंक से लोन दिलवाने में और कमीशन लेते हैं, तो और बैंक से भी लेते हैं कमीशन। तो ये सर्विस कौन दे रहा है? डीएसए एजेंट। पर फायदा तो बैंक को ही हो रहा है ना, उनके लोन वगैरह बिक रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो जीएसटी वाले ने बोला कि डीएसए नहीं देगा, बैंक को ही देना होगा जीएसटी। पढ़ लेते हैं। सर्विसेज सप्लाई बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पर ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, एलएलपी नहीं होना चाहिए, फर्म टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दे रहे हैं अगर आप सर्विसेज। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप और एलएलपी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर डीएसए कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फिर तो ये खुद ही देंगे जीएसटी। हाँ, इनके अलावा कोई और है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। कौन देगा जीएसटी? बैंकिंग कंपनी को ही देना होगा, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लोकेट द टैक्सेबल टेरिटरी है। 12, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो बैंकों की मदद कर रहा है, मीडिएटर हो रहा है कस्टमर बैंक के बीच में, ठीक है। तो ये लोग हेल्प करते हैं अकाउंट खुलवाने की और कमीशन लेते हैं बैंक से, तो बैंक को ही फायदा हो रहा है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं देगा कोई जीएसटी, बैंकिंग कंपनी को ही देना होगा जीएसटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब कोई एजेंट है वो सर्विस दे रहा है एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को और दूसरे बिजनेस को। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट और बिजनेस, ध्यान से पढ़िए, एजेंट है बिजनेस का, कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ही दे रहा है सर्विस। तो फायदा किसको हो रहा है? उस बिजनेस को। एजेंट काम कर रहा है आपके यहाँ पे किसी बिजनेस डील को लाने में, तो आपको नहीं देना, एजेंट को नहीं देना होगा जीएसटी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ही देना होगा। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेट इन द टैक्सेबल टेरिटरी। सिक्योरिटी सर्विसेज समझते हैं, गार्ड वगैरह सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाती हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर आप अपने सिक्योरिटी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसके खुद के पास जीएसटी है, तो फिर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। कौन दे रहा है? एनी पर्सन अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई पर्सन है जो अपने सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा। जैसे मान लीजिए आपका काम है मैन पावर एजेंसी खोल रखी है, आप गार्ड प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, ठीक है। आपका मिस्टर ए है, ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर ए गार्ड प्रोवाइड कराता है, ये टाटा कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो ये जीएसटी नंबर है ही, टाटा का रजिस्टर है, तो टाटा कंपनी देगी जीएसटी। मतलब ये सर्विस ही तो है, आप गार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जो एम्प्लॉय दे रहे हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे टाटा कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड, तो जो फी चार्ज करेंगे, फी लेंगे ना, फ्री में थोड़ी काम करेंगे, आप टाटा कंपनी से फी चार्ज करेंगे, कमीशन फी कुछ भी बोल लीजिए, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं टाटा कंपनी ही देगी जीएसटी। However, nothing contained this entry shall apply to, nothing contained लिखा है मतलब आप अभी आपने पढ़ा कि अगर आप कोई सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन देगा, पर इन केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यानी इन केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। और डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी किसी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहे हैं, विच हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन, जिसने जीएसटी नंबर लिया है वही टीडीएस काटने के लिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और द सैड एक्ट नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहे हैं जिसने जीएसटी नंबर इसलिए लिया है क्योंकि उसे टीडीएस काटना है सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन है जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है वो खुद देगा जीएसटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी नहीं देगी किसी भी तरह का जीएसटी।
या फिर किसी कंपोजिशन स्कीम वाले को दे रहे हैं आप सर्विस, जो कंपोजिशन स्कीम ले रखी है जिस पर्सन ने, तो भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। खुद सिक्योरिटी जो पर्सन सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहा है उसे ही देना होगा जीएसटी। वापस रिवाइज कर लें कि अगर आप सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करने का काम करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई पर्सन है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है ये सर्विसेज जो खुद जीएसटी नंबर है जिसके पास में, तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी वो सिक्योरिटी सप्लाई जो कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड जो सप्लाई कर रहा है वो नहीं देगा जीएसटी, रजिस्टर्ड पर्सन को ही देना होगा जीएसटी। पर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं आप, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहे हैं जो कि गुड्स और सर्विस सप्लाई नहीं करती है, उसने बस जीएसटी नंबर इसलिए ले रखा है क्योंकि उसे टीडीएस काटना है सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम डीलर को भी दे रहे हैं तो भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ पे खुद जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो गार्ड सप्लाई कर रहा है जो बंदा, वो खुद देगा जीएसटी। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। ये ओला उबर की बात हो रही है, आप किराए पे दे रहे हैं अपनी गाड़ियाँ। डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर, आप पैसेंजर को ले जाते हैं। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडिंग द कंसेशन, पेट्रोल भी जब बिल बनता है ओला उबर में, आप बैठते किसी टैक्सी में बैठते हैं तो पेट्रोल का बिल बना के वो पेट्रोल के पैसे भी आपसे चार्ज करता है, ये थोड़ी कि पेट्रोल के पैसे छोड़ देता है। जो पेट्रोल की वैल्यू है वो ऑलरेडी किराए में इंक्लूड होती है। चार्ज फ्रॉम सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, ये उनकी बात हुई। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, इसकी गाड़ियाँ किराए पे चलती हैं, ठीक है, वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी गाड़ी किराए पे दे रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और बॉडी कॉर्पोरेट को ही देना होगा जीएसटी वहाँ पर। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, हु सप्लाई सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट डजंट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी 6% टू द सर्विस रिसिपिएंट, और 12% नहीं जीएसटी चार्ज कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे 5% लगेगा, बायर देगा यहाँ पर, तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट ही देगी सर्विस आर लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कोई पर्सन है जो गाड़ियाँ किराए पे दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, और वो खुद नहीं देना चाह रहा है जीएसटी, ठीक है, वो मना कर रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा जीएसटी, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट खुद देगी जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर। नेक्स्ट, सर्विस सिक्योरिटी लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर, कई बार आप अपनी सिक्योरिटी किराए पे देते हैं, शेयर मार्केट में लैंडिंग स्कीम चलती है। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप अपनी सिक्योरिटी किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, तो किराए पे कौन दे रहा है? लैंडर, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी किराए पे दे रहे हैं किसी बोरोवर को, पैसे चार्ज कर रहे हैं, पर लैंडर नहीं देगा जीएसटी, बोरोवर को देना होगा। लैंडर दे रहा है सर्विस, दैट इज अ पर्सन हु डिपोजिट सिक्योरिटी रजिस्टर इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ द लैंडिंग स्कीम अंडर सेबी के अकॉर्डिंग वो किराए पे दे रहा है अपनी कोई सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड। बोरोवर किराए पे ले रहा है, दैट इज अ पर्सन हु बोरो द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ सेबी, तो जो बोरोवर है वही देगा जीएसटी, लैंडर को नहीं देना होगा जीएसटी। ऑल द अबव सर्विस हैव ऑल्सो बी नोटेड रिवर्स चार्ज, जो आपने पढ़नी ये सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर कवर्ड थी। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अगर कोई आदमी इंडिया से बाहर है और वो इंडिया में दे रहा है कोई सर्विसेज टू एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, इसे छोड़ दीजिए अभी आगे पढ़ेंगे। यानी कोई बंदा जो अमेरिका में रह रहा है, मान लीजिए इंडिया से बाहर रह रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब अदर देन इंडिया की बात हो रही है, और वो इंडिया में सर्विसेज दे रहा है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, दस इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आप पढ़ चुके हैं इम्पोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, पर मान लीजिए ए दे रहा है कोई सर्विस जो अमेरिका में रहता है बी को, ये इंडिया में रहता है, तो ए तो नहीं आ सकता ना यहाँ जीएसटी देने, वो तो अमेरिका में रहता है, तो बी को देना होगा उसके बिहाफ पर जीएसटी। टैक्स इज पेबल बाय द पर्सन इम्पोर्टिंग सच पर्सन, यानी इम्पोर्टर को देना होगा, इम्पोर्टर सप्लायर कौन है? ए दे रहा है सर्विस बी को इंडिया में, पर ए तो अमेरिका में रहता है, वो क्यों लेगा जीएसटी नंबर, और वो आएगा भी नहीं यहाँ पर, तो बी को फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी ए के बिहाफ पे, ठीक है, बी यानी बायर है, बायर को ही देना होगा जीएसटी। यानी क्या समझ में, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से तो फिर इंपोर्टर को ही देना होगा जीएसटी, एक्सपोर्टर को नहीं देना होगा किसी तरह का जीएसटी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में लिखा गया है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड अ कंपनी, इसमें कंपनी तो आई जाती है जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट हुई है, बट डज नॉट इंक्लूड, यानी ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माने जाते। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वैसी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती क्योंकि वो तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी, जो कि कंपनी नहीं है, जैसे आईसीआई अपना सी इंस्टीट्यूट बॉडी कॉर्पोरेट वो कंपनी नहीं है, वो भी इसमें कवर नहीं होगा। एज
डिफाइन दिस है विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको बताती रहेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। रिवर्स चार्ज यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम इसको थोड़ा डीप में और पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।